Assalamu alaikum everyone, welcome to UFA Universe. Saifullah here again and welcome to your first video on Android architectural components. ये हमारी Android architectural components की पहली वीडियो है। इसमें बेसिकली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है और किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। प्लस हम जो है इस पूरे कोर्स के अंदर एक कंप्लीट नोट टेकिंग एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे और इस वीडियो में आप लोगों को उसका डेमो भी दिखाऊंगा जो हम फाइनल वर्जन जो है वो क्रिएट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everyone, Saifullah here again and welcome to your first video on Android architecture components. Android Arc components या Android architecture components की पहली वीडियो में आप सबको वेलकम कहता हूँ और इस वीडियो से बेसिकली हम Android के ऊपर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि Android डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी रिसेंटली हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसमें बेसिकली 2017 के अंदर ये कंपोनेंट्स रिलीज हुए थे। इससे पहले कि मैं इन कंपोनेंट्स के ऊपर बात करूं, इससे पहले मैं आप लोगों को फाइनल वर्जन दिखाना चाहता हूं जो हम इन कंपोनेंट्स को सीखते हुए प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर इंप्लीमेंट करते हुए क्रिएट करेंगे। तो हम बेसिकली यहाँ पे अगर मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर तो आप देख सकते हैं हम बेसिकली एक कंप्लीट नोट टेकिंग एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको 4 नोट्स नजर आ रहे हैं। हमारी एप्लीकेशन में कौन कौन से फीचर्स होंगे, हम बेसिकली मेन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे ऐड सैम्पल डेटा के ऊपर, तो हमारी एप्लीकेशन कुछ सैम्पल डेटा को ऐड करेगी। अगर हम डिलीट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे नोट्स एट अ टाइम डिलीट हो जाएंगे। दोबारा सैम्पल डेटा को नोट कर सकते हैं। हम बेसिकली किसी भी इनको न्यू नोट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे जो है वो बैक करेंगे या चेक मार्क दोनों के ऊपर क्लिक करेंगे। दोनों केसेस में हमारा नोट जो है वो क्रिएट होगा और फौरन इंस्टेंटली हमारे पास यहाँ पे आपने देखा दिस न्यू नोट शो होगा और जो नोट हम बेसिकली लेटेस्ट हमने एडिट किया होगा वो हमारे पास यहाँ पे सामने होगा। हम किसी एग्जिस्टिंग नोट को एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस नोट के ऊपर जो है वो नोट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपने देखा मल्टी लाइन नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे कह दूंगा फॉर सम चेंजेस और यहाँ पे अब मैं चेक मार्क के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपने देखा हमारे पास फौरन हमारे चेंजेस हमारा नोट अपडेट हो गया। और ये बेसिकली हमारे पास नोट्स है वो हमारे रूम डेटाबेस में से आ रहे हैं। हम बेसिकली रूम डेटाबेस को यूज़ करेंगे, लाइव डेटा को यूज़ करेंगे, व्यू मॉडल्स को यूज़ करेंगे, रिपोजिटरी को यूज़ करेंगे। इनके ऊपर बाद में बात करूंगा। इसके अलावा हम किसी सिंगल नोट को भी जो है वो डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस डेमो नोट को जो ओपन करूंगा और यहाँ पे हमारे पास जो ट्रैश कैन का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा नोट जो है वो डिलीट हो जाएगा। फौरन बेसिकली हम अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो नोट्स की लिस्ट है उसमें से हमारा नोट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगेन हम जो है बेसिकली सैम्पल डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कंप्लीट एप्लीकेशन है जो हम एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स को सीखते हुए साथ साथ सारे कंपोनेंट्स को सीखेंगे। डिटेल में देखेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं, क्या उनके बेनिफिट्स, और हम उनको बेसिकली इस तरीके से सीखेंगे कि हमारे पास ये एक रियल सिनेरियो की एप्लीकेशन भी बिल्ड होगी। तो मैं आता हूँ यहाँ पे। तो अब बेसिकली इस वीडियो के ऊपर अगर हम आए तो मैं इस वीडियो में बेसिकली आप लोगों को ये बताऊंगा कि पहले स्टार्ट करने से कि इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या इन कंपोनेंट्स का, उससे पहले भी देखेंगे कि इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है और अगर ये हमारे पास अभी डेवलप किए गए हैं तो अभी हमारे पास इनका बेनिफिट क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले बेसिकली देख लेते हैं कि एप्लीकेशन आर्किटेक्चर क्या होता है। हम बेसिकली बात तो करेंगे आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स की। तो मैं वैसे प्रेफर करता हूं कि अगर आप लोगों को मैं आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स बता रहा हूं तो आपको ये भी पता हो कि आर्किटेक्चर किसे कहते हैं और ये भी पता हो कि कंपोनेंट्स किसको कहते हैं। तो मेरे नज़दीक ये होता है कि अगर आप लोगों को एटलीस्ट ये टॉपिक का पता होगा तो आप लोगों को डेफिनेटली जो समझ आएगी या जो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत अच्छी आपकी बिल्डअप होगी। तो इस चीज़ के लिए बेसिकली देख लेते हैं हमारे पास एप्लीकेशन आर्किटेक्चर क्या होता है। तो ये तो बेसिकली मेरे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रेफर्स, तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ये मैंने विकीपीडिया से जो है वो कॉपी किया हुआ है। सो बोरिंग है हमारे पास। मैं आपको जो है वो जनरल अंडरस्टैंडिंग में बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और ऐप आर्किटेक्चर इज जस्ट अ वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग योर एप्लीकेशन इन अ वे दैट इट इज रोबस्ट एंड मेंटेनेबल। हम बेसिकली अपनी जो एप्लीकेशन होती है उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं, उस तरीके से कोड करते हैं। अगर मैं ज़्यादा प्रिसाइज होकर बात करूं, उस तरीके से इस प्रोजेक्ट के अंदर क्लासेस को, पैकेजेस को, मोर प्रिसाइसली स्पीकिंग क्लासेस और पैकेजेस को हम जो है वो क्रिएट करते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल होती है और रोबस्ट होती है। रोबस्ट होती है कि बेसिकली डिफरेंट हमारे पास जो सिनेरियोज होंगे फ्यूचर में जो है वो उसको चेंज करना, अपडेट करना, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं हमारे पास होगी, वो ईजी होगा। सो दैट द फ्यूचर चेंजेस, एडिशन और रिमूवल ऑफ फीचर्स इज ईजी एंड डू नॉट डिस्टर्ब द अदर एप्लीकेशन पार्ट्स / फीचर्स। तो ये बेसिकली इन जनरल हमारे पास एप्लीकेशन आर्किटेक्चर या डिज़ाइन है। हम बेसिकली अपनी एप्लीकेशन को इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन एक दफ़ा जब वो डेवलप हो जाएगी तो नेक्स्ट फ्यूचर में अगर हम उसमें से कोई फीचर न्यू इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं या उसकी कोई अपडेट रिलीज़ करना चाहते हैं
या किसी भी एग्जिस्टिंग फीचर को हम जो है उसमें से कोई बग रिमूव करना चाहते हैं या किसी एग्जिस्टिंग फीचर को रिमूव करना है तो वो हमारे पास ईजी हो। इस तरीके से ना हो कि आपने एक फीचर को रिमूव करना है तो आपको 4 फीचर्स मजीद जो है वो आपके डिस्टर्ब हो जाएं। तो इस चीज़ के लिए बेसिकली हम एप्लीकेशन आर्किटेक्चर्स को यूज़ करते हैं और इस पूरे जब हम प्ले लिस्ट के अंदर जब डिटेल में बात करते जाएंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर और इनको इंप्लीमेंट करते जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, जिस प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिस वजह से हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो राइट नाउ मैंने नेटफ्लिक्स से बेसिकली एक जो है वो उठाया हुआ है स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं हमारे पास टेबल के ऊपर जितनी भी चीज़ें फोटोज़ वगैरह बिखरी पड़ी हुई हैं। अब ये बेसिकली आप इसकी एग्जांपल ले लें हमारे कोड की, तो मजीद मैं यहाँ पे आगे आता हूँ। आप देख सकते हैं बेसिकली प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व, कौन सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व की गई है गूगल की तरफ से। प्रॉब्लम ये थी कि गूगल ने बेसिकली हमारे पास कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन का ये पर्टिकुलर आर्किटेक्चर जो है वो सजेस्ट नहीं किया। मैं वीडियो के दौरान आपको यहाँ पे एक क्लिप भी दिखाऊंगा कि उन्होंने बेसिकली ये बोला था कि जो वो लाइब्रेरीज वगैरह तो हमें गूगल की तरफ से मिलती थी, लेकिन स्पोर्ट लाइब्रेरी होगी, रिसर्च वगैरह लाइब्रेरीज हमारे पास होगी, लेकिन जो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर था कि किस तरीके से एप्लीकेशन को कौन सा तरीकाकार यूज़ किया जाए, कौन सा पैटर्न यूज़ किया जाए कि एप्लीकेशन हमारी अच्छे तरीके से मेंटेनेबल हो, तो गूगल ये बेसिकली इसको अलाउ करता था कि ये अलाउ तो नहीं आप कह सकते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही रखा हुआ था कि इट्स अप टू द डेवलपर कि जो टीम डेवलप करती है वो कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ करती है, डिज़ाइन चूज़ करती है। इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। MVC है हमारे पास, MVP और MVVM है जो हमारे पास हमारे आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स है या MVVM के अंदर आते हैं। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो ऐप आर्किटेक्चर था वो बेसिकली एंड्रॉयड की तरफ से बिल्कुल भी गूगल की तरफ से बिल्कुल भी प्रोवाइडेड नहीं था। प्रोवाइडेड तो दूर है, इवन वो सजेस्ट भी नहीं था करता है कि कौन सा जो आप आर्किटेक्चर यूज़ करें। और ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपर की तरफ से गूगल को जो रिक्वेस्ट जाती थी कि आप एटलीस्ट कोई तरीका का सजेस्ट करें, इस तरीके का आपको कोई प्लेटफॉर्म हो कि यूजर्स को ये पता हो, सॉरी डेवलपर्स को ये पता हो कि अगर एक डेवलपर मीडिया एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहता है तो उसको कौन सा पैटर्न या कौन सा तरीका कार यूज़ करना चाहिए अपनी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। अगर कोई कह लें कि रेस्ट API के साथ कनेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन को सोशल एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहता है तो वो किस तरीके का आर्किटेक्चर यूज़ करेगा या डिज़ाइन यूज़ करेगा। तो गूगल ने आर्किटेक्चरल कंपोनेंट से पहले जितना भी ऐप आर्किटेक्चर था वो कंप्लीटली डेवलपर्स के ऊपर छोड़ा हुआ था। उसकी वजह से होता क्या था कि टू मच कोड इन एक्टिविटी और फ्रैगमेंट्स, जो हमारे फ्रैगमेंट्स थे नॉर्मली उनके अंदर ही ज़्यादातर भी कोड हो जाता था। हमारा एक्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा कोड है और फ्रैगमेंट के अंदर आल्दो आप बेशक बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग को या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को यूज़ कर रहे होते थे। अगर आपने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के ऊपर मेरी प्ले लिस्ट नहीं देखी तो यहाँ पे आपको ऊपर लिंक नजर आएगा, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है किस तरीके से सर्विसेज को, थ्रेड्स को यूज़ करना, और उसके बाद हमने नेटवर्किंग भी की है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू। तो जो हमारे पास जितना भी कोड होता था वो एक्टिविटी और फ्रैगमेंट्स के ऊपर बेसिकली हमारे पास हो रहा होता था। तो जब हमारा बहुत ज़्यादा कोड एक्टिविटी और फ्रैगमेंट्स के अंदर होता है तो हमारे पास अनमेंटेनेबल होना शुरू हो जाती है। हमारे पास हम उनको मेंटेन नहीं कर सकते और इसकी वजह से हम उनको बेसिकली गॉड एक्टिविटीज़ कहते हैं। गॉड एक्टिविटीज़ एंड्रॉयड की टर्म के अंदर हम उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं कि सारे का सारा कोड उन्हीं के अंदर है। SQL से डेटा रीड करना है, उसके अंदर आप रीड कर रहे हैं एक्टिविटी के अंदर, आप शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसी के अंदर आप किसी और इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करके सेव कर रहे हैं, एक्टिविटी के अंदर ही है। सब कुछ आप एक्टिविटी के अंदर ही कर रहे हैं, तो वो बेसिकली सारा कुछ एक ही फाइल के अंदर होगा, तो इसलिए इसको बेसिकली हम गॉड एक्टिविटीज़ कहते थे। इसकी वजह से क्या होता था, क्लासेस बिकम्स वेरी लार्ज, हमारी जो क्लासेस थी वो बहुत बड़ी हो जाती थी साइज़ के अंदर, जो कोड होता था वो बहुत ज़्यादा हो जाता था, जब उसको एडिट करना होता था, इवन अंडरस्टैंड करना उनको बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि इतना कम्प्लेक्स कोड हो जाता था। जब जो फाइल हमारे पास कोड की बड़ी होगी तो क्या होगा, कोड इज़ कम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन। अब ये कम्प्लेक्स होगा कोड और मेन चीज़ ये है कि डिफिकल्ट टू मेंटेन है। इवन अगर आपने खुद उसको डेवलप किया हुआ है, नेक्स्ट टाइम अगर आप उसी कोड को एडिट करना चाहेंगे या कोई न्यू फीचर ऐड करना चाहेंगे तो आप जो है वो मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल होगा। और इस यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास डेवलपर्स का यूज़र एक्सपीरियंस होता है उसकी अगर मैं बात करूँ तो साइकोलॉजिकली क्या होगा कि डेवलपर थोड़ा सा जब अवॉइड करेगा, क्योंकि वो बेसिकली उसको पता होगा जब मैं कोड के ऊपर जाऊँगा तो मेरा कोड इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के कोड को समझना पड़ेगा। इवन जो खुद उसने कोड किया हुआ जब उसको समझ नहीं आएगी तो वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली फील करेगा। ये हमारे पास प्रॉपर डेवलपर यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए जो है हमारे पास कोड को मेंटेन करना मुश्किल होता था। तो इसके सोल्यूशन के ऊपर हमारे पास आ जाता है बट टू डू, और इसके सोल्यूशन के लिए बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन ये है एंड्रॉयड आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स। एंड्रॉयड ने आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स रिलीज किए हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स जो स्टैंडर्ड हमारे पास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के में अवेलेबल हैं वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स ये होती है कि हर एक क्लास सिर्फ एक ही काम करे। अगर आप लोगों ने मेरा रेस्ट API वाला कोर्स देखा हुआ है, अगर नहीं देखा हुआ तो अगेन यहाँ पे कार्ड दे दूंगा, आप लिंक वहाँ से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे हमने डिटेल में काम किया था। तो जब हमने बेसिकली इवन एक सिंगल इमेज को डाउनलोड करके हमने अपनी कैशे स्टोरेज के अंदर सेव किया था, तो उसके लिए भी हमने एक सेपरेट फाइल क्रिएट की थी कि हर एक इंडिविजुअल फाइल सिर्फ एक ही काम करेगी। अगर मेरी एक फाइल डेटा को डाउनलोड कर रही है और कैशे के अंदर स्टोर कर रही है
तो अगर आप ज़्यादा मेंटेनेबल और कोड की रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के ऊपर चलना चाहते हैं, तो आप उन दोनों क्लासेस को अलग करेंगे। एक क्लास डेटा को सिर्फ डाउनलोड करेगी, डेटा पास कर देगी दूसरी क्लास को। उस डेटा को किस तरीके से आपने डेटा को हम कैशे के अंदर या डिस्क के अंदर स्टोर करते हैं, वो दूसरी क्लास के पास दूसरी क्लास करेगी वो काम। तो इसको बेसिकली सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स कहते हैं कि हर एक एक्टिविटी, हर एक क्लास को एक टास्क जो है असाइन किया गया वो उसको परफॉर्म करती है, दैट्स इट। सेकंड नंबर पे हमारे पास ये ड्राइव योर यूआई फ्रॉम अ मॉडल। तो जो हमारे पास यूजर इंटरफेस होता है उसको बेसिकली हम एक मॉडल से जो है वो ड्राइव करते हैं। जो यूजर इंटरफेस डेटा को स्टोर करता है वो इटसेल्फ अपने पास जिस तरीके से हमारी एक्टिविटी डेटा को स्टोर करती है, हमारा डेटा हमारी एक्टिविटी के अंदर स्टोर नहीं होता, बल्कि हमारा डेटा हमारे एक मॉडल के अंदर होता है। अगेन हमारे पास सिंपल एक मॉडल क्लास होती है। आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इन चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, जब इंप्लीमेंट भी करेंगे फिर भी मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाऊंगा। आप सिर्फ मेरी पूरी प्लेलिस्ट के साथ मेरे साथ चलते रहें, तो इंशाल्लाह जब हमारी प्लेलिस्ट एंड होगी तो कोई भी सिंगल क्वेश्चन आप लोगों का अनआंसर्ड नहीं जाएगा। तो मॉडल अगेन हमारे पास सिंपल एक क्लास होती है। तो जो हमारे पास यूआई होती है, अब डायरेक्ट यूआई को कोई डेटा हमारी एक्टिविटी रेफर नहीं कर हमारी एक्टिविटी डेटा कंटेन नहीं करती, बल्कि वो मॉडल से हम लेते हैं। मॉडल जो है प्रेफरेबली आपने देखा परसिस्टेंट वन भी हो सकता है कि हमारे पास मॉडल जो है वो हमारी स्टोरेज के अंदर है, कैशे के अंदर। लाइक अगर आप यूआई के ऊपर इमेजेस को शो करवा रहे हैं तो मॉडल आपका उनको आपकी कैशे से उठा लेगा, या वो इंटरनेट से जो है वो डाउनलोड कर लेगा। वट एवर, ये यूआई के ऊपर नहीं है, ये मॉडल के ऊपर है वो किस तरीके से करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं थोड़ी सी लेयर्स। प्रेजेंटेशन कोड जो हमारे पास होता है वो एक्टिविटी या फ्रैगमेंट के अंदर होगा। जो बिजनेस लॉजिक होगी वो बेसिकली हमारे पास व्यू मॉडल में होगी। बिजनेस लॉजिक ये होती है कि बेसिकली ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म करने हैं, किस तरीके से परफॉर्म करने हैं, वो सारा कुछ व्यू मॉडल के अंदर होता है। एक्टिविटी हमारी बाउंड होती है व्यू मॉडल के अंदर। इस वीडियो में आगे जाकर बहुत डिटेल में मैं इनके ऊपर जो बात करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टिव प्रोग्रामिंग आ जाती है लाइव डेटा के साथ। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग ये होती है कि जिस तरीके से हमारे पास पब्लिक सब्सक्राइब का मेथड है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम जो है वो किसी एक डेटा सोर्स है हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस, हम उसके साथ बेसिकली कोई लिंक क्रिएट करते हैं। हम ये करते हैं कि हमारे पास और एक मेथड उसको हम बाउंड करते हैं उसके साथ। तो जैसे ही डेटा चेंज होगा ऑटोमेटिकली हमारा कॉल बैक मेथड कॉल होगा, उसको हम रिएक्टिव प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो जिस तरीके से हमने फायरबेस डेटाबेस के साथ काम किया हुआ, अगर आपने नहीं मेरा फायरबेस का कोर्स देखा हो तो अगेन उसका भी लिंक आपको दे दूंगा। उसको जो अगर आप देखें, अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि सिंपल हम कुछ भी नहीं करते, कॉल बैक मेथड असाइन कर देते हैं, जैसे ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो चेंज होता है, रियल टाइम में अपडेट्स मिलना शुरू हो जाती हैं। और एट द एंड हमारे पास जो डेटाबेस होता है बेसिकली उसको हम मैनेज करते हैं रूम के साथ। यहाँ पे मैं रूम के ऊपर भी डिटेल में आगे बात करूंगा इस वीडियो में, लेकिन यहाँ पे बता दूं कि रूम हमारे पास डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस अंडर द हुड हमारे पास एंड्रॉइड के अंदर नेटिव वो सिर्फ अभी तक एसक्यूएलाइट ही है, लेकिन रूम बेसिकली डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक लाइब्रेरी है, परसिस्टेंट लाइब्रेरी, और एक अब्स्ट्रैक्शन लेयर है। अगर आप लोगों ने मेरी रेट्रोफिट की प्लेलिस्ट देखी हुई है तो उसके अंदर जो है वो बेसिकली हमने काम किया हुआ है कि हम बेसिकली एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, इंप्लीमेंटेशन हमारे पास रेट्रोफिट क्रिएट करती है। सेम वे यहाँ पे भी हम इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे, उसकी इंटरफेस डिफाइन करेंगे, इंप्लीमेंटेशन रूम ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट कर लेगा। अगेन मैं यहाँ पे ऊपर भी लिंक दे दूंगा कार्ड के ऊपर, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपनी रेट्रोफिट लाइब्रेरी के कोर्स का। नेक्स्ट जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा हमारे पास इनकी इंट्रोडक्शन वगैरह। सबसे पहले होती है कि हमारे पास ओपन सोर्स है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज हैं डिफरेंट। ये बेसिकली हमारे पास जो एंड्रॉइड जेट पैक है उसके अंडर रिलीज किए गए थे। एंड्रॉइड जेट पैक का अगर आप लोगों को नहीं पता तो बेसिकली हमारे पास एंड्रॉइड जेट पैक जो है वो एक हमारे पास सेट ऑफ टूल्स है, सेट ऑफ गाइडेंस है एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एंड्रॉइड जेट पैक है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली एंड्रॉइड जेट पैक इज अ कलेक्शन ऑफ एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स टू मेक इट ईजियर टू डेवलप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को डेवलप करना थोड़ा इजी बनाने के लिए हमारे पास लाइब्रेरीज हैं। बेसिकली यहाँ पे पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली चार हमारे पास कंपोनेंट्स में चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है, फाउंडेशन, आर्किटेक्चर, बिहेवियर, यूआई। और जहाँ पे बेसिकली हम जिन लाइब्रेरीज को हम यूज़ करेंगे, हमारे पास लाइव डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, रूम है, व्यू मॉडल है, वर्क मैनेजर के ऊपर भी हम जो है वो एक वीडियो के अंदर काम करेंगे। इस कोर्स में तो नहीं, लेकिन हमारी जो सर्विसेज की क्लास है उसके अंदर काम करेंगे। डिफरेंट हमारे पास आपने देखा बिहेवियर्स के लिए, फाउंडेशन वगैरह के लिए हमारे पास जो है वो हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, सेट टू गाइडेंस वगैरह। तो जो हमारे पास आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स है वो जेट पैक के अंदर हमारे पास रिलीज किए गए हैं, गूगल की तरफ से क्रिएट किए गए, अनाउंस किए गए थे गूगल I/O 2017 के अंदर। ये बेसिकली हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि एंड्रॉइड आर्किटेक्चर के ऊपर एक ओपिनियटेड हमारे पास अप्रोच है कि गूगल की तरफ से एक स्टेप लिया गया एंड्रॉइड आर्किटेक्चर की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि प्रोवाइड फ्रेमवर्क्स टू क्रिएट मोर मेंटेनेबल एंड रोबस्ट एप्लीकेशन। बेसिकली आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो बेसिकली मेंटेनेबल होगी, रोबस्ट एप्लीकेशन होगी, और आपको इंकरेज किया जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करने की, कि डीकपल्ड कंपोनेंट्स विद इन द ऐप। डीकपल कंपोनेंट से मुराद ये जो मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपके चार मॉड्यूल्स हैं एक एप्लीकेशन के अंदर या चार कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं चार, आप ये कह लें, तो वो चारों फीचर्स इस तरीके से डिज़ाइन हो कि अगर आप एक फीचर को चेंज करना चाहें तो दूसरे तीन जो है वो बिल्कुल वो डिस्टर्ब भी ना हो, आप इजीली उसको जो है वो एक फीचर को रिमूव कर सकें, ऐड कर सकें, ये आपके ऊपर है। तो ये हमारे पास डीकपल्ड है।
तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे ऐप आर्किटेक्चर है। सबसे पहले हमारे पास हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है, जो मैंने पीछे आपको बताया एक्टिविटी फ्रैगमेंट। हर एक एक्टिविटी के लिए हमारे पास बेसिकली व्यू मॉडल होता है, और व्यू मॉडल बेसिकली उस एक्टिविटी का डेटा जो होता है वो कंटेन किया होता है। व्यू मॉडल जो एक्टिविटी को डेटा देता है वो बेसिकली लाइव डेटा के तौर के ऊपर देता है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिपॉजिटरी। मैं इन बाकी कंपोनेंट्स के ऊपर बात करने से पहले रिपॉजिटरी के ऊपर बात करूंगा। रिपॉजिटरी बेसिकली हमारे पास कोई आर्किटेक्चरल कंपोनेंट नहीं, लेकिन ये हमारे पास बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड और बहुत बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो कंसीडर की जाती है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। और रिपॉजिटरी पूरी एप्लीकेशन हमारे पास है, 10 एक्टिविटीज़ हैं, 50 एक्टिविटीज़ हैं। पूरी एप्लीकेशन में किसी भी एक्टिविटी को कोई किसी भी तरह का डेटा चाहिए वो बेसिकली डायरेक्ट रिपॉजिटरी से लेगी। रिपॉजिटरी हमारे पास एप्लीकेशन के लिए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ या सिंगल सोर्स ऑफ डेटा होता है। अब रिपॉजिटरी को पता होगा कि मैंने डेटा को रूम SQLite से लेना है। अगर वो SQLite से लेगी तो वो रूम लाइब्रेरी को और मॉडल क्लासेस को यूज़ करेगी, और अगर वो हमारे पास रिमोट सर्वर के ऊपर डेटा लेगी तो वो हमारे पास रेट्रोफिट या किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ कर सकती है। मोस्ट कॉमनली हम रेट्रोफिट को यूज़ करते हैं। अगेन नीचे लिंक में दे दूँगा अगर आप रेट्रोफिट के ऊपर मेरा कोर्स देखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली अगेन आपने देखा हमारे पास एक्टिविटी स्लैश फ्रैगमेंट, आपने देखा एक्टिविटी शेयर इट लाइफ साइकिल विद व्यू मॉडल, ऑब्जर्व लाइव डेटा फ्रॉम व्यू मॉडल। एक्टिविटी जो अपना लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल क्या है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगेन एक्टिविटी बेसिकली अलाउ करती है व्यू मॉडल को वो ये मॉनिटर करे कि मैं किस स्टेट के ऊपर हूँ। मैं अभी क्रिएटेड स्टेट के अंदर हूँ, रिज्यूम स्टेट के अंदर हूँ, पास स्टेट के अंदर हूँ, स्टॉप स्टेट के अंदर हूँ, या डिस्ट्रॉयड स्टेट के अंदर हूँ। व्यू मॉडल क्या करता है? व्यू मॉडल बेसिकली कोई भी व्यू जिसको वो कंटेन करता है लाइक एक्टिविटी का लाइफ साइकिल मॉनिटर करेगा और उसको बेसिकली एक लाइव डेटा प्रोवाइड करेगा जो उसने रिपॉजिटरी से लिया होता है। अब लाइव डेटा क्या होता है? ये बेसिकली ऑब्जर्वेबल होता है। लाइव डेटा को एक्टिविटी यूज तो करती है, लेकिन एक्टिविटी चूंकि हमारे पास लाइव डेटा ऑब्जर्वेबल होता है तो उसको ऑब्जर्व कर रही होती है। यानी कि जैसे ही हमारे पास लाइव डेटा जहां से भी आ रहा है, एक्टिविटी को नहीं पता होगा, वो व्यू मॉडल को पता है कि कहाँ से आ रहा है, वो रिपॉजिटरी से लेगा। और अब रिपॉजिटरी को पता है एक्चुअली कि वो हमारे पास रूम डेटाबेस से आ रहे हैं या वेब सर्विस से। तो लाइव डेटा ऑब्जर्वेबल होने का मतलब ये है कि जैसे ही हमारे पास जो डेटाबेस का सोर्स होगा, डेटा का सोर्स होगा, वो डेटाबेस हो या वेब सर्विस हो, जहाँ से भी डेटा आ रहा है, जैसे ही वो चेंज होगा ऑटोमेटिकली रिपॉजिटरी ट्रिगर करेगी व्यू मॉडल को, व्यू मॉडल ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा एक्टिविटी को, एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंगली जो एक कॉल बैक मेथड होगा वो कॉल होगा, ऑटोमेटिकली यूआई हमारी अपडेट हो जाएगी। अब जो हमारे पास व्यू मॉडल है ये बेसिकली डेटा को ले रहा होता है। गेन हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, व्यू मॉडल हमारे पास जो है वो डेटा ले रहा होता है रिपॉजिटरी से। अब ये रिपॉजिटरी के ऊपर आपने देखा टेक एंड हैंडल परसिस्टेंट डेटा फ्रॉम रूम मेक कॉल्स टू वेब सर्विस एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लें यहाँ पे गेन जो हमने बेसिकली पहले देखा हुआ अपने कोर्स के अंदर कि हम इमेजेस को डाउनलोड करते हैं, कैशे के अंदर स्टोर करते हैं और एप्लीकेशन के अंदर शो करवाते हैं। तो जैसे ही व्यू मॉडल रिपॉजिटरी के अंदर एक मेथड को कॉल करेगा या उसको ये बोलेगा कि मुझे इमेजेस चाहिए, मैंने शो करवाना है रिसाइकल व्यू के अंदर या कहीं पे भी, तो रिपॉजिटरी बेसिकली देखेगी अगर रूम के अंदर उस डेटाबेस के अंदर इमेजेस होंगी, कैशे के अंदर इमेजेस होंगी, ओके, अदरवाइज वो डाउनलोड करेगी, उनको सेव करेगी डेटाबेस के अंदर, सेव करके उनको रिटर्न करेगी व्यू मॉडल को, व्यू मॉडल एक्टिविटी को रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स और बहुत इजी हो जाता है, मेंटेनेबल हमारे पास कोड हो जाता है। और जब हम एक दफ़ा इनको इंप्लीमेंट कर देंगे तो जब हम डेटाबेस के एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे रीड का, तो जब हमने 3 दूसरे बाकी ऑपरेशन जब वो क्रिएट करने होंगे तो आप देखेंगे हमारे पास बहुत ज़्यादा ईजी होगा और हमें बिल्कुल भी कह लें कि इस चीज़ का सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारा ये वाला कोड किधर जाएगा, ये वाला कोड किधर जाएगा। सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे, हमारे पास जो है वो हमारा कोड, हमारी एप्लीकेशन मेंटेनेबल रोबस्ट हो जाएगी। मजीद आगे जाने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं, हर एक कंपोनेंट सिर्फ अपने से नीचे वाले कंपोनेंट्स को जान रहा होता है, उससे आगे उसको नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी को व्यू मॉडल का तो पता है, इसके अलावा व्यू मॉडल कहाँ से डेटा ला रहा है, रिपॉजिटरी है, वेब सर्विसेज है, रूम डेटाबेस वगैरह है, हमारे पास व्यू एक्टिविटी को इसका नहीं पता। व्यू मॉडल को रिपॉजिटरी का पता है, लेकिन व्यू मॉडल को ये नहीं पता कि रिपॉजिटरी कहाँ से डेटा लेके आ रही है। सेम वे रिपॉजिटरी को व्यू मॉडल का तो पता है, लेकिन रिपॉजिटरी को ये नहीं पता कि व्यू मॉडल आगे डेटा कहाँ पे सेंड कर रहा है। तो ये हमारे पास जो वो डीकपल्ड हमारे पास अप्रोच है। अब इसकी वजह से हमारे पास बहुत पावरफुल फीचर ये आता है कि फॉर एग्जांपल आप अपना यूआई जो है उसको टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप वेब सर्विसेज के साथ कॉल जो है उनका कोड आपने इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ, इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे कि डेटा की टेस्टिंग किस तरीके से करनी है। तो आप सिंपल एक सैम्पल डेटा क्लास क्रिएट करेंगे तो व्यू मॉडल को वो सैम्पल डेटा प्रोवाइड कर देंगे। बस आपने ये वाला मेन पीछे बैक एंड का कोड नहीं किया होगा। व्यू मॉडल को नहीं पता कि रिपॉजिटरी डेटा को मुझे सैम्पल जावा क्लास से रीड करके दे रही है, डेटाबेस में से रीड करके दे रही है या इंटरनेट से रीड करके दे रही है। सिंपल उसको यूज करते हुए आप जो है वो अपडेट कर सकते हैं अपने यूआई को, सेम वे चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है, एक्टिविटीज या फ्रैगमेंट्स है। उसके बाद हमारे पास हर एक एक्टिविटी के लिए या फ्रैगमेंट के लिए उनका सेपरेट एक व्यू मॉडल होता है जो उस एक्टिविटी या फ्रैगमेंट के लिए उसका डेटा कंटेन किया होता है, जो भी उसने यूज करना होता है, शो करवाना होता है। अब व्यू मॉडल बेसिकली डिफरेंट लाइव डेटा ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है जो बेसिकली हमारे पास, मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऑब्जर्वेबल होते हैं। और जैसे ही चेंज होगा लाइव डेटा तो एक्टिविटी या फ्रैगमेंट उसको अपडेट कर लेंगे अपने यूआई को।
व्यू मॉडल जो बेसिकली यूज़ करता है रिपोजिटरी क्लास को। अगेन रिपोजिटरी हमारे पास आर्किटेक्चरल कंपोनेंट नहीं है, लेकिन बेस्ट जो हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस है एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर सॉरी। तो रिपोजिटरी यहाँ तो डेटा को लोकल डेटाबेस में से लेगी कि लोकल डेटाबेस में से रीड करेगी तो रूम को यूज़ करेगी, और अगर वो इंटरनेट से लेगी वेब सर्विस से तो वो रेट्रोफिट को यूज़ करेगी। तो ये बेसिकली हमारे पास पूरा आर्किटेक्चर कंपोनेंट है, जो डिफरेंट आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स हमारे पास कंबाइन होकर काम करते हैं। तो नेक्स्ट आपने देखा अगेन हमारे पास आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल को फॉलो करती है रिपोजिटरी, और रिपोजिटरी को पता होगा डीएओ से डेटा लेगी या नेटवर्क से। डीएओ बेसिकली हम कहते हैं डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को। जब हम रूम के अंदर काम करेंगे तो उस वक्त मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन चलें हम बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे। रूम डेटा के रूम लाइब्रेरी के साथ काम करेंगे, लाइफ साइकिल को देखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने जो है मेरे पास कंपोनेंट लाइफ साइकिल है, लेकिन ये थोड़ा बाद में इसके ऊपर काम करेंगे। फिर हम इस कोर्स में काम करेंगे व्यू मॉडल के साथ, लाइव डेटा के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आर्किटेक्चरल कंपोनेंट में एक लाइब्रेरी है पेजिंग, लेकिन ये बहुत लार्ज डेटा सेट हो उसके लिए यूज़ होगी, इसको भी बाद में देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फेसबुक टाइप इस लेवल का डेटा, फिर आप इसको यूज़ करेंगे बहुत लार्ज डेटा सेट के लिए, कम्प्लेक्स डेटा सेट के लिए होती है। और एट द एंड हमारे पास डेटा बाइंडिंग है, इसको भी सेपरेट एक वीडियो कोर्स के अंदर कवर करेंगे, लेकिन ये हमारे पास कम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस के लिए डिज़ाइन की जाती है। तो हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स के रिलेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि समथिंग एग्जिस्ट डजंट मीन यू हैव टू यूज़ इट। कि अगर कोई हमारे पास किसी चीज़ का सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, इसका ये मतलब नहीं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आपको वो इंप्लीमेंट ही करना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में रूल है वो ये, इफ़ यू डोंट नीड इट सिंपली डोंट यूज़ इट। अगर आपको एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है आप उसको यूज़ ना करो। अगर वो एग्जिस्ट भी कर रही है और उसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, फिर भी अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप क्यों उसको यूज़ करेंगे। ऑल्दो ये सारे कंपोनेंट्स हमारी एप्लीकेशन को मोर मेंटेनेबल और रोबस्ट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको सीखना लर्निंग कर्व है हमारे पास, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम एक चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे सीखने के लिए तो चलें हम कर लेंगे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की बात की जाएगी तो हमें अगर एप्लीकेशन में एक कंपोनेंट को यूज़ नहीं करना तो सिर्फ इस वजह से कि वो एग्जिस्ट करता है और उसको बेस्ट प्रैक्टिस कंसीडर किया जाता है, हम उसको कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं पहले रूम को। तो रूम बेसिकली जब हमारे पास आपने देखा डेटा लेयर बिफोर रूम, जब हमारे पास रूम नहीं था तो हम बेसिकली किस तरीके से इसको लाइव डेटाबेस से डेटा को रीड करते थे। आपने देखा कैरेक्टर कंपोनेंट है हमारे पास एंट्री क्लासेस होती थी। सिंपल ये हमारे पास डेटाबेस की क्लासेस है। एंड्रॉइड यूआई होती थी हमारे पास, वो यूज़ करती थी कर्सर लोडर को, कर्सर लोडर यूज़ करता था कंटेंट प्रोवाइडर को, कंटेंट प्रोवाइडर फिर हमारे पास यूज़ करता था कैरेक्टर प्रोवाइडर को जो हमारे डेटाबेस का प्रोवाइडर होता था, और वो बेसिकली डीबी हेल्पर क्लास को यूज़ करता था और वो हमारा एसक्यूएल डेटाबेस को रीड करके लाता था। हमें कर्सर लोडर से ये कंटेंट प्रोवाइडर क्रिएट करना पड़ता था अपने एसक्यूएल डेटाबेस के लिए। हमें बेसिकली अपने डेटाबेस के लिए जो है वो कंटेंट प्रोवाइडर क्रिएट करना पड़ता था, डेटाबेस हेल्पर क्लासेस क्रिएट करनी पड़ती हैं। ऑलरेडी अगर आप लोगों ने मेरा एसक्यूएल का कोर्स देखा हुआ है तो यहाँ पे ऊपर आपको गेन कार्ड भी शो होगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके अंदर हमने देखा हुआ किस तरीके से हमने हेल्पर क्लासेस वगैरह क्रिएट करनी है और किस तरीके से एसक्यूएल के ऊपर डिफरेंट CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो बेसिकली हमें इतना ज़्यादा कोड करना पड़ता है, कंटेंट रिजॉल्वर लगाने पड़ते हैं, इनके कंटेंट प्रोवाइडर की आगे हमारे पास जो है वो एक क्लास है। तो ये हमारे पास काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। तो जब हमारे पास रूम आया तो ये हमारे पास सिंपली रूम डेटाबेस है। रूम डेटाबेस अगेन हमारे पास वो यूज एसक्यूएल डेटाबेस को कर रहा होता है, लेकिन उसको उसने एब्स्ट्रैक्ट किया होता है कि फ्रंट एंड के ऊपर पूरी एप्लीकेशन को रूम मिल रहा होता है। रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जब भी उसको किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो वो रूम से किसी भी टेबल की जरूरत पड़ती है या किसी भी डेटाबेस की तो बेसिकली डीईओ को यूज़ करती है। डीईओ हमारे पास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इसको हम कहते हैं डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, और ये किसी भी डेटा सोर्स के साथ कोई भी डेटा सोर्स है उसमें से डेटा को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आप डीईओ को यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करने के लिए, किसी वेब सर्वर से डेटा डाउनलोड करने के लिए। सिंपल आपके दरमियान और आपके जो डेटाबेस होता है उसके दरमियान एक हमारे पास कम्युनिकेशन का लिंक होता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल आप डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के किसी मेथड को कॉल करेंगे, आप डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को पता है कि मैंने किस तरीके से डाउनलोड करना है वो आपको दे देगा। सेम है हम बेसिकली आपने देखा यहाँ पे कि डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को हम जब रिसीव कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन रूम डेटाबेस में से, फिर हम बेसिकली किसी भी एंटिटी को हमने डेटाबेस में से एक्सेस करना है तो हम बेसिकली डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। रूम डेटाबेस को हम सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करेंगे जब हमें डीईओ डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट चाहिए। जब हमें डीईओ मिल जाएगा फिर कुछ भी हमने करना है तो डीईओ को यूज़ करेंगे, और जब हमने बेसिकली गेट सेट वैल्यूज़ करनी होंगी फील्ड्स की तो हम एंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। अगेन इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं। मैं राइट नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो इनको स्किप कर दूंगा। ऑल दो ये हमारे पास इंप्लीमेंटेशन की चीज़ें हैं, इनको डिटेल में हमने बाद में भी देखना है। सिंपल किसी भी क्लास को हमारे पास एंटिटी क्लास होती है, हमारे पास डीईओ क्लास होती है और हमारे पास डेटाबेस क्लासेज होती हैं। डिटेल में इनको हम नेक्स्ट देखेंगे।
तो यहाँ पे आपने देखा सिंपल हम क्या करेंगे, ऐप डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास बेसिकली डेटाबेस का इंस्टेंस आ जाएगा। और जब भी हमने डेटाबेस में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है या रीड करनी है, सिंपल ये वाली लाइन हमने लिखनी है। अब इस लाइन की जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है वो रूम हमारे लिए खुद ही करेगा। एसक्यूएल क्यूरीज क्रिएट करनी है, किस तरीके से उनको पार्स करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना है, वो खुद ही करेगा। डिटेल में इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लाइफ साइकिल है, इसको बेसिकली हम इस कोर्स के अंदर कवर नहीं करेंगे, लेकिन लाइफ साइकिल हम इसके लिए यूज करते हैं कि किसी भी एक्टिविटी को बेसिकली आपने देखा एक्टिविटी हमारी ऑन क्रिएट कॉल होता है तो क्रिएटेड स्टेट में होती है, फिर ऑन स्टार्ट के बाद विजिबल स्टेट में जाती है, एक्टिव स्टेट में जाती है, फिर पॉज होती है तो पॉज स्टेट में होती है, वहाँ से अगर दोबारा वो एक्टिव जा सकती है ऑन रिज्यूम के साथ, या वो दोबारा स्टॉप होगी, दोबारा रीस्टार्ट हो सकती है या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हमारे पास लाइफ साइकिल जो लाइब्रेरी है वो इस पूरी एक्टिविटी के हमारे पास जो होता है लाइफ साइकिल इसको मॉनिटर करती है। इसका फायदा ये होता है, फॉर एग्जांपल हम अपने एक डेटा सोर्स में से डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं यूआई को, और सॉरी अपनी एक्टिविटी को, अपनी एक्टिविटी के अंदर कोई कॉल बैक मेथड है, तो हमारा उस डेटा सोर्स है जो उसको तो नहीं पता कि हमारी ये वाली एक्टिविटी अभी स्टॉप स्टेट में है या विजिबल स्टेट में है। तो हो सकता है हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है या स्टॉप स्टेट में या बैकग्राउंड के ऊपर है, तो वो हमारी यूआई को अपडेट करने की कोशिश करें, हमारे पास प्रॉब्लम होगी। तो जो लाइफ साइकिल लाइब्रेरी है वो बेसिकली लाइफ साइकिल अवेयर होने का मतलब ये है कि उसको पता होगा एक्टिविटी स्टॉप है, डेटा अगर आ भी गया तो वो इसको रोक लेगी डेटा को जब तक हमारी एक्टिविटी विजिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे कुछ डिटेल है, इसको बाद में देखेंगे। यानी व्यू मॉडल हमारे पास आ जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास व्यू मॉडल है। आपने देखा एक्टिविटी क्रिएट होती है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, फिर एक्टिविटी रोटेट होगी, तो फिर हमारे पास ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन क्रिएट, ऑन स्टॉप, ऑन रिज्यूम। एक्टिविटी अगेन अगर हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिनिश होती है, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। तो व्यू मॉडल के अंदर बेसिकली हमारे पास जो है वो एक एक्टिविटी का डेटा होता है। तो पहले हम बेसिकली क्या करते थे, जब भी हमारी एक्टिविटी ने स्टॉप होना है, तो एक्टिविटी ने डिस्ट्रॉय होना है या रिक्रिएट होना है, तो हमें जितना भी एक्टिविटी का डेटा होता था वो खुद बेसिकली सेव करना पड़ता था और लोड करना पड़ता था। लेकिन अब हमारी पूरी की पूरी एक्टिविटी का डेटा हमारे पास व्यू मॉडल के पास है। तो एक दफा जब एक्टिविटी क्रिएट होती है हमारे पास व्यू मॉडल आता है, और व्यू मॉडल का स्कोप जो है वो हमारे पास एक्टिविटी की जब डिस्ट्रॉय होकर दोबारा ओपन होती है, एक्टिविटी की ओरिएंटेशन चेंज होने के ऊपर भी हमारे पास व्यू मॉडल डिस्ट्रॉय नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जब एक्टिविटी कंप्लीटली हम खुद जो है वो हमारी एप्लीकेशन का एग्जिट होगी उस वक्त हमारे पास वो क्लियर होता है। तो ये है कि जब भी हमारी एक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस वगैरह करेगी तो हमारा डेटा हमारे पास अवेलेबल रहेगा। तो आपने देखा अगेन हमारे पास व्यू मॉडल है और हमारे पास एक्टिविटी यूआई डेटा है। एक्टिविटी का इंस्टेंस है हमारे पास जो व्यू मॉडल से डेटा को यूज कर रहा है। एक्टिविटी रोटेट होती है, रोटेशन इवेंट, और रिक्रिएटेड होती है। एक्टिविटी का इंस्टेंस दोबारा रिक्रिएट होता है तो वो उसी यूआई डेटा को और उसी व्यू मॉडल को यूज कर सकता है। तो आपने देखा व्यू मॉडल्स परसिस्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, तो व्यू मॉडल जो होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को सर्वाइव कर जाते हैं। लाइव डेटा आ जाता है हमारे पास, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको बताया लाइव डेटा बेसिकली हमारे पास ऑब्जर्वेबल होता है, जिस तरीके से हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जर्वर होता है, या पब्लिश ऑब्जर्वर मेथड होता है, सेम हमारे पास ये होता है। आप देख सकते हैं हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसको बेसिकली हमारा जो व्यू मॉडल है वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो सब्जेक्ट जैसे ही चेंज होगा तो वो नोटिफाई करेगा तमाम ऑब्जर्वर्स को। अब सब्जेक्ट से मुराद आप लेंगे यहाँ पे लाइव डेटा, सब्जेक्ट हमारे पास लाइव डेटा, और लाइव डेटा फॉर एग्जांपल हमारे किसी यूजर क्लास के एक ऑब्जेक्ट को मॉनिटर कर रहा है। अब जैसे ही वो यूजर का ऑब्जेक्ट, वो वाला ऑब्जेक्ट जो यूजर का अपडेट होता है डेटाबेस में, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा इसको पता चल जाएगा लाइव डेटा से। ये इटसेल्फ डेटाबेस से भी एक लाइव डेटा को लेगा और एक्टिविटी को भी लाइव डेटा जो है प्रोवाइड करेगा। तो क्योंकि सब्जेक्ट का डेटा चेंज हो चुका है तो ये जितने भी इसके ऑब्जर्वर्स होंगे उनके अंदर अवेलेबल, उनको ट्रिगर करेगा कि मेरे पास जो डेटा जो आप मॉनिटर कर रहे हो वो चेंज हो चुका है, और डेटा उनको सेंड करेगा और बोलेगा जो भी आपने करना है वो करो। तो आपने देखा हमारे पास हमने म्यूटेबल लाइव डेटा, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सिंपल एग्जांपल है कि ये एक लाइव डेटा हमारे पास नेम का, इसकी वैल्यू हमने सॉल सेट की हुई है। अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने देखा, तो जैसे ही ये वैल्यू चेंज होगी तो हमारे पास ये वाला मेथड कॉल होगा। अगर हम यूआई को अपडेट करना चाहते हैं, जो भी कुछ भी करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। मोस्टली हमने यूआई को अपडेट करना होता है। तो अगेन आप देख सकते हैं हम बेसिकली लाइव डेटा और व्यू मॉडल को जब हम इकट्ठे यूज करते हैं तो हमारे पास पोस्ट वैल्यू का मेथड होता है, वो हम कॉल करते हैं। तो हमारे पास लाइव डेटा जब वो चेंज होगा, लाइव डेटा चेंज होगा तो वो बेसिकली मेथड को भी कॉल करेगा हमारा एक्टिविटी का। तो एक्टिविटी उस मेथड के अंदर जो है अपने आप को अपडेट करेगी यूआई को। तो आपने देखा अगर हम लाइव, हमारे पास जिस तरीके से हमने नोट्स की एग्जांपल आपको दी है, अगर मैं दोबारा आप लोगों को एग्जांपल दूं नोट्स की, आपने देखा हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नोट के ऊपर जाता हूँ, एडिट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। तो जैसे डिलीट हुआ तो मेरे डेटाबेस में से वैल्यूज डिलीट हुई हैं। डेटाबेस मेरा उसने बेसिकली ट्रिगर किया रिपॉजिटरी को कि मेरे अंदर डेटा चेंज हुआ है। रिपॉजिटरी ने ट्रिगर किया मेन जो हमारी ये वाली एक्टिविटी है, नोट लिस्ट एक्टिविटी, इसको ट्रिगर किया कि जो डेटा आप शो करवा रही हो वो चेंज हो चुका है, और डेटा न्यू डेटा सेंड किया और हमारे लिस्ट रिसाइकलर अडाप्टर के अंदर न्यू डेटा यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। सेम अगर मैं यहाँ पे कोई न्यू नोट टाइप करता हूँ, न्यू नोट, तो ओके करता हूँ, तो मेरे डेटा की बेस के अंदर एक वैल्यू इंसर्ट हुई है। तो डेटाबेस ने ट्रिगर किया, लाइव डेटा रिटर्न किया रिपॉजिटरी को। रिपॉजिटरी ने बोला अपने, रिपॉजिटरी ने हमारी जो ये लिस्ट एक्टिविटी है इसको बताया, इसके व्यू मॉडल को बताया कि डेटा चेंज हो चुका हुआ है। और मेन एक्टिविटी चूंकि व्यू मॉडल के अंदर एक लाइव डेटा को मॉनिटर कर रही थी, वो बोला लाइव डेटा चेंज हो चुका हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो मेथड कॉल होता है। इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो डिटेल में देखेंगे तो हमारा जो लिस्ट न्यू नोट है वो शो होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने देखा न्यू कैरेक्टर हम ऐड कर सकते हैं। पेजिंग आ जाती है अगेन, ये आपने देखा
हमारे पास व्हेन वी डील विद अ लॉट ऑफ डेटा, जब हम बहुत बड़े डेटा सेट के साथ काम करते हैं तो उस वक्त हमारे पास हम पेजिंग को यूज़ करते हैं। हम इस कोर्स के अंदर एटलीस्ट नहीं करेंगे, सेपरेट कोर्स के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पे एक दफ़ा देख लेते हैं हमने क्या देखा है। रूम लाइब्रेरी है हमारे पास, जो आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स हम स्टडी करेंगे और जो जितनी भी मोस्ट कॉमन और हमारे पास मिडिल लेवल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होते हैं। रूम लाइब्रेरी बेसिकली डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है। लाइफ साइकिल बेसिकली एक्टिविटी लाइफ साइकिल को बेटर हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं हम। व्यू मॉडल जो है वो किसी भी एक एक्टिविटी का डेटा होल्ड करने के लिए और मैनेज करने के लिए यूज होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्यू मॉडल कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को सर्वाइव कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लाइव डेटा है। आपने देखा बेसिकली लाइव डेटा के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइव डेटा बेसिकली किसी भी एक्टिविटी के साथ जो है उसको ऑब्जर्वेबल डेटा भी देता है, लेकिन ये लाइफ साइकिल अवेयर भी होता है। आपने देखा डेटा होल्डर लाइफ साइकिल अवेयर दैट अलाउ टू ऑब्जर्व डेटा। फॉर एग्जांपल हमारी एक्टिविटी मेन एक्टिविटी किसी भी लाइव डेटा को मॉनिटर कर रही है और वो खुद स्टॉप स्टेट में है, तो चूंकि लाइव डेटा लाइफ साइकिल अवेयर है तो लाइव डेटा को पता होगा मेरी एक्टिविटी जो है वो अभी जो एक्टिविटी मुझे मॉनिटर कर रही है वो भी स्टॉप स्टेट में है, वो विजिबल नहीं है, तो मैंने अभी उसके अंदर जो कह लें कि कॉल बैक मेथड है वो कॉल नहीं करना। जैसे ही वो विजिबल होगी लाइव डेटा, क्योंकि ये लाइफ साइकिल अवेयर है और लाइफ साइकिल लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा है, तो इसलिए इसको पता होगा कि हमारी एक्टिविटी विजिबल हो चुकी हुई है, तो ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा। अगेन पेजिंग है, ये बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन बड़े लेवल पे हो तो उसको ईजिली और हम जो है लाइट वे तरीके से कर सकते हैं। इसको ये इंपॉर्टेंट स्टिल हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सेपरेट कोर्स में कवर करेंगे। तो दैट्स आउट फोक्स। इसके साथ ही बेसिकली हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, बरल जो है वो आप लोगों को बताते फिर जो है टाइम को पता नहीं चलता। बरल मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने देखा आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और इस पूरे कोर्स के अंदर जितनी भी 8-10-12 जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनके अंदर हम इन सब को सीखेंगे और इनको इम्प्लीमेंट करते करते हम जब अपनी कंप्लीट नोट टेकिंग एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए ये है कि स्टे विद मी फॉर द होल प्लेलिस्ट, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हिट द सब्सक्राइब बटन। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।